हाय ऑल। आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमें चालू करना है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल से अपनी कोशिका विज्ञान वाले चैप्टर से। हमने नेक्स्ट क्लास में हमने अपनी प्रीवियस क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था और अब हम किसको चालू करने वाले? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल को। तो आइए देखते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल के बारे में। पौधों या कवक के कोशिका में सबसे बाहर पाए जाने वाले आवरण को हम क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति कहेंगे। यानी कि कोशिका के बाहर जो सबसे पहले वॉल होगी उसको क्या बोला जाएगा? कोशिका भित्ति। लेकिन किसमें? पौधों या फिर कवक में ही। इट मीन्स कि यह प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाई जाएगी। ठीक, ये कैसी होती है? दृढ़ होती है और निर्जीव होती है, यानी कि रिजिड और नॉन लिविंग होती है। ये बनी किससे होती है? तो हम बोलेंगे ये सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से बनी होती है। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स पता चल गए कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल में, यह कि पादप और कवक कोशिका में जो सबसे बाहरी वाला आवरण होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोलेंगे। यह प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाई जाएगी। ये अपने नेचर से क्या होती है? रिजिड होती है, यानी कि दृढ़ होती है और निर्जीव होती है कोशिका भित्ति। साथ साथ में हम यह भी जान के कि ये बनी किसकी होती है? ये सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की इमेज है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या था। ये रहा हमारा, ये देखें, ये हमने माना कि कोई कोशिका है। ठीक, अब आपको ना, पहले हम यही मैसेज आने से पहले इस इमेज पे इसलिए आ रहे हैं कि इसमें आपको देख लूंगी कि कोई पार्टिकल है जो इस कोशिका यानी कि सेल वॉल पर टकराता है और वापस चला जाता है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो कोशिका भित्ति है यानी कि सेल वॉल है वो कोशिका को प्रोटेक्शन भी दे रहा है। क्या दे रहा है? वो कोशिका को प्रोटेक्शन भी दे रहा है। और दूसरी बात, आप गैस करके बता सकते हो कि कोशिका भित्ति कोशिका के लिए और क्या करता है? तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब यह होगा कि वो कोशिका को आकार भी देता है। क्या देता है? कोशिका को आकार भी देता है। यानी कि अगर ये कोशिका है और ये हमारी क्या है? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति है, तो कोशिका को क्या दे रहा है? आकार भी दे रहा है। और कोशिका के अंदर कोई भी बाहरी पार्टिकल्स ना घुस जाए उसको किससे बचाता है? बाहरी पार्टिकल से बचाता भी है, यानी कि प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है कोशिका। अब यहाँ पे हम इमेज देख लेंगे किसकी? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आवरण है, ये सबसे बाहरी वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल बोलते हैं। अब हमको पढ़ना है हमारी कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जीव द्रव्य मेम्ब्रेन भी। कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो हम इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे, कोशिका झिल्ली का नाम सबसे पहले किन्होंने दिया था? नेगली जी ने दिया था। किन्होंने दिया था? नेगली जी में, याद रहेगा। अब और सबसे इंपॉर्टेंट कि यह पादप कोशिका और प्राणी कोशिका दोनों में ही पाई जाती है, पर हमारी कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में। आगे देखें, अब एक साइंटिस्ट थे सिंगर और निकोलसन, जिन्होंने 1972 में कोशिका झिल्ली का एक मॉडल बनाया था। क्या बनाया था? मॉडल बनाया था जिसका नाम था हमारा तरल क्रीमीर नमूना। क्या? तरल क्रीमीर नमूना, जो हमको क्या करना है? याद रखना है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यह जो मॉडल है वो किसका दिया गया है? इन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया है। और किसका मॉडल है ये? कोशिका झिल्ली का यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दूसरी बात कहा गया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसका जो नेचर है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। इसका मतलब क्या? सेलेक्टिव यानी कि अगर वो किसी को एंट्री देनी है, यानी कि कोई ऐसे पदार्थ है जिसको कोशिका की जरूरत है, वो वही एंट्री कर सकती है, कोई और चीज उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो ऐसी नेचर को, जो फंक्शन, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल। ये काम कौन करता है? हमारी कोशिका झिल्ली करती है। अब देखो कि ये था कोशिका झिल्ली, कोशिका से उठाया और हमने इसको इमेज बड़ा की और यहाँ पे देखा
देखो किस प्रकार से ये एक सैंडविच मॉडल है। तो जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो हमने अभी तरल क्रिमिन मॉडल पढ़ा था, उसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से सैंडविच मॉडल बोलते हैं। इसको कैसे बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड्स के बाई लेयर से बनी होती है। किससे? लिपिड के। तो यहाँ देखो ये लिपिड का लेयर, ठीक, ये लिपिड का लेयर, तो ये दो लिपिड के लेयर है ना, लाइक सैंडविच में जैसे दो ब्रेड रहते हैं और ऊपर इसके क्या लगा है, प्रोटीन लगा है। ये देखो यहाँ पे क्या लगा है, प्रोटीन लगा है। तो ये मॉडल किसका है, ये मॉडल है हमारे कोशिका झिल्ली का। तो अगर ये पूछा जाए कि हमारी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो किसकी, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड, यानी कि बेसिकली हम लिपिड्स भी बोल सकते हैं। आगे देखें, अब यहाँ पे ये इमेज है जो शो करता है क्या, कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है यानी कि कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की का है, वो कैसा है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि वो उसी को अलाउ करेगा जिसको कोशिका को नीड है। कुछ भी कोशिका के अंदर नहीं आ जाएगा, जिसको भी आना जाना है वो इसी मेम्ब्रेन के थ्रू ही आएगा और जाएगा। अब बारी आती है हमारी कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म की, जो कि हमने इमेज में देखा था। साइटोप्लाज्म क्या था, तरल पदार्थ था। क्या था, तरल पदार्थ। तो सबसे पहले जानेंगे कि कोशिका में साइटोप्लाज्म की खोज यानी कि कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, कॉलिकर जी ने की थी। किन्होंने की थी, कॉलिकर जी ने की थी। और कब की थी, 1862 में। कब की थी, 1862 में। कोशिका अंगक के बीच सामग्री का आदान प्रदान में कौन मदद करता है, हमारा कोशिका द्रव्य। अब ऐसे देखो कि ये है हमारी कोई कोशिका, ठीक, फिर बीच में है हमारा न्यूक्लियस। बीच में क्या है, हमारा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक। और ये रहे हमारे छोटे छोटे, ये क्या हो गए हमारे, ये छोटे छोटे क्या है, कोशिका अंगक हैं। क्या है, कोशिका अंगक हैं, ठीक। ये रहे हमारे राइबोसोम्स। और जो बीच का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये सब था हमारा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। क्या है, कोशिका द्रव्य है ये सब जो बीच में है। इसके जो कोशिका द्रव्य को क्या बोला गया कि अब जैसे कि ये था माई चांस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम एम लिख दिए, ठीक। और ये था हमारा समझो गोल्गी बॉडीज, जिसको हमने जी लिख दिया। अब एम से कोई पदार्थ जी तक पहुंचना है। एम से कोई पदार्थ अगर जी तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगा, तो इस साइटोप्लाज्म द्वारा, यहाँ जो तरल पदार्थ है इनके द्वारा, इनकी मदद द्वारा सामान का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये देखो क्या है हमारे, यहाँ पे लिखा है द डांसिंग क्वीन, यानी कि यहाँ पे डांसिंग क्वीन किसको कहा गया, साइटोप्लाज्म को कहा गया। और ये जो हिस्सा था पूरा क्या था हमारा, साइटोप्लाज्म था। और ये देखिए ये कहते हैं हमारे कोशिका अंगक। ये क्या है, कोशिका अंगक। ये सब क्या है, कोशिका अंगक है। और इस अंगक से इस अंगक तक कोई भी सामान को डिलीवर कराना है, इस अंगक से इस अंगक तक किसी भी सामान का डिलीवर कराना है, तो हमारी साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, सामान डिलीवरिंग कराने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब आती है मेन चीज की, वो है हमारा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक क्या होता है भाई, जो कोशिका के अंदर सबसे बीच में जो गोल सा हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं हम, केंद्रक। केंद्रक को हेड क्वार्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेड क्वार्टर। किसका, कोशिका का। किसका हेड क्वार्टर, किसी भी सेल का जो हेड क्वार्टर है वो क्या है हमारा, केंद्रक। क्या है, केंद्रक। अब अगर हम मानव शरीर की बात करें तो हमारे मानव शरीर का हेडक्वार्टर क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा ब्रेन। क्या है, क्योंकि जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, किसको क्या करना है, कैसे कैसे मेटाबॉलिज्म्स करने हैं। सेम लाइक कि अगर हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका का जो हेडक्वार्टर क्या है हमारा, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि केंद्रक की खोज किसने की, तो हम बोलेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने,
रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इनको याद रख लो यहीं पे, ताकि फिर बार बार इन्हें रटो नहीं। अगर यहीं पे एक बार एक स्टोरी की तरह समझ जाओ, एक स्टोरी को जैसे अगर हम सुन लेते हैं और हमें चीजें याद हो जाती हैं कि वन बाय वन मैंने ये पढ़ा, इसके बाद ये पढ़ा, इसके बाद ये पढ़ा, तो चीजें को रटने की जरूरत नहीं होती, फिर आपका अलग से टाइम वेस्ट नहीं होगा। आगे देखें, जो हमारा केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस है, वो उसमें कितनी झिल्लियां होती हैं? 2 झिल्लियां होती हैं। कितनी? 2 झिल्लियां होती हैं। जो हमारा केंद्रक है वो क्या करता है? वो सारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स को, जितने भी सेलुलर चयापचय हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। और इसी फीचर्स की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर बोलते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वह है कि इसके अंदर, कोशिका के अंदर हमारी सारी आनुवांशिक जानकारियां का क्या होता है? संग्रहालय है। यहाँ पे आके संकलन हो जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं। यानी कि हमारा डीएनए है, आरएनए है, क्रोमोसोम्स है, वो सब कहाँ पे होंगे? वो सब केंद्रक के अंदर होंगे। कहाँ पे होंगे? केंद्रक के अंदर होंगे। अब आगे देखते हैं कि अगर हम केंद्रक को की बात करें कि ये किससे बने हैं, तो हम इसको थाक दे देंगे 4 चीजों में। कितने चीजों में? 4 चीजों में कहा गया है कि ये 4 सामग्रियों से बने हैं। पहला कौन सा है हमारा? केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है हमारा? केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा क्या है हमारा? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियोलस। और चौथा क्या है? अनुवांशिक सामग्री। क्यों बोला गया? क्योंकि हमारी आनुवांशिक सामग्री कहाँ पे रहती है? न्यूक्लियस के अंदर रहती है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक डीएनए का मॉडल बना है, और वो कहाँ है? इस न्यूक्लियस के अंदर है। दिख रहा है? आगे देखें तो सबसे पहले क्या देखा हमने? 4 चीजों में केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस प्रकार कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है, उसी प्रकार केंद्र के अंदर जो द्रव्य होगा उसको हम क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। तीसरा क्या है? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियोलस। और चौथा है अनुवांशिक सामग्री। अब यही इमेज में सारी चीजें हमको क्या कर लेनी है? समझ लेनी है। सबसे पहले ये था हमारा केंद्र, ठीक। अब केंद्र के अंदर के जो द्रव्य हैं वो क्या है हमारे? केंद्रक द्रव्य, ठीक। यहाँ पे क्या है? केंद्रक द्रव्य है, ठीक। जो सबसे बीच का हिस्सा होगा केंद्र का, जिसको हम क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? केंद्रक बोलेंगे। जो सबसे बीच का हिस्सा है, ठीक। और जो इसके चारों तरफ घिरा हुआ है, केंद्र के चारों तरफ, उसको बोलेंगे केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर एनवलप। और इसके अंदर क्या होगा हमारा? क्या होगा? अनुवांशिक सामग्री होगी। क्या होगी? अनुवांशिक सामग्री। तो ये थे हमारे केंद्र, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब बारी आती है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका की बारी। किसकी बारी आती है? माइटोकॉन्ड्रिया। आइए इसको देखते हैं। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका है वो कैसा है? वो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, जिसको हमको याद करके रखना है, ठीक। प्रोकैरियोटिक और लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी में सूत्र कणिका नहीं पाई जाती। हमारे आरबीसी में और प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं पाई जाती? हमारी सूत्र कणिकाएं नहीं पाई जाती। ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक। यानी कि जब हमारा कोशिका विकसित हो गया था, तब जाकर के उसके अंदर क्या आया था? उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आया था। अब ये देखो, ये था एक हमारी कोशिका की, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज है। और नीचे देखो क्या लिखा है? ये लिखा है पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर हम पावर हाउस ऑफ द सेल की बात करते हैं तो किसको कहेंगे? हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है। किसका? कोशिका का। क्योंकि कभी कभी इन छोटे छोटे नामों से भी पूछा जाता है सवाल को। अब इसको कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना, क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन होता है। क्या होता है? वायवीय श्वसन होता है।
और फिर इसमें बनती है एक एनर्जेटिक मॉलिक्यूल जिसका नाम है एटीपी, जो हमको पता है एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, वो बनते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि वहां पे होता है वायवीय श्वसन। और क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जेटिक मॉलिक्यूल से एटीपी बन रहे हैं, इसीलिए इसको शक्ति गृह भी बोला जाता है, यानी कि पावर हाउस बोला जाता है, जो हमको क्या करना है, याद करना है। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे लिख रखी है कि सूत्र कणिका का वायवीय श्वसन से संबंध होता है। इसमें कोशिकीय ऊर्जा यानी कि एटीपी के रूप में उत्पादित होता है। इस कारण से सूत्र कणिका को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको याद कर लेंगे। आगे देखिए, आगे ये थी इमेज किसकी, सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये इमेज आप लोग एक बार देख लें। अब इस इमेज में हमको पहले देखना है हमारी बाहरी झिल्ली और अंदर की झिल्ली। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो जो ये वाला हिस्सा है, एक बार इसको दूसरे कलर से देखते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, हम थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं। ये है हमारी बाहरी झिल्ली, क्योंकि हमने बताया सूत्र कणिका 2 झिल्ली की है। अब ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये हमारी कैसी है, दोहरी झिल्ली है। क्या है, दोहरी झिल्ली है। इसके अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा, क्या होता है यहाँ पे, एटीपी फॉर्मेशन। किसके अंदर, इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अलावा अगर कहीं और भी पाया जाएगा तो कहाँ पाया जाएगा, सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। ये लाइन याद करके रख लो, समटाइम्स ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आगे देखें, आगे यहाँ लिखा हमारा सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे आके लिख के आएगा कि ये क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन और एनर्जी बना रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अब बारी आती है लवक यानी कि प्लास्टिड की। किसकी बारी आ रही है, लवक यानी कि प्लास्टिक की। तो कहा गया कि लवक सभी पादप कोशिकाओं और एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना वगैरह में पाए जाते हैं। लवक सभी पादप कोशिकाओं और कुछ प्रोटोजोअन्स लाइक यूग्लिना में क्या पाए जाते हैं, हमारे लवक यानी कि प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। अब क्योंकि इनके अंदर अलग अलग प्रकार के वर्णक यानी कि पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो इनके पिगमेंट के आधार पे हमने इनको अलग अलग बांट दिया। तो हमने पहले बांटा हरित लवक, क्योंकि इसके अंदर अलग प्रकार के वर्णक पाए गए। फिर हमने डाला वर्णी लवक और अवर्णी लवक। तो यानी कि इन तीनों में अलग अलग पिगमेंट्स पाए गए, जिसकी वजह से हमने इनको क्लासिफाइड कर दिया गया। Based on the type of the pigments, plastid can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast. अब हम जानेंगे थोड़ा बहुत किसके बारे में, पहले क्लोरोप्लास्ट के, यानी कि हमारे सबसे पहले किसको, हरित लवकों के बारे में। तो जो क्लोरोप्लास्ट है हमारा, वो पत्तियों में पाया जाता है। जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक पाया जाता है। और इसके अंदर जो वर्णक पाए जाते हैं वो वर्णक होते हैं हमारे पर्णहरित और कैरोटीनॉइड्स। क्या होते हैं, पर्णहरित और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। जो हमारे पर्णहरित होते हैं यानी कि क्लोरोफिल्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है जब हमारी पत्तियां फोटोसिंथेसिस कर रही होती है, उसमें हेल्प कर रही होती हैं। किस प्रकार कर रही होती हैं, क्लोरोफिल्स क्या करती हैं कि जो हमारी सूरज की रोशनी होती है, सूरज की रोशनियों को ट्रैप कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, ट्रैप करती हैं। सूरज की रोशनियों को ट्रैप करने का काम कौन करेंगी, हमारी पर्णहरित वर्णक करेंगी, और इनको आगे पहुंचाती है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवकों में। तो ये भी याद रखो, जो हमारा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है वो कौन सी कोशिका में होता है, ऐसी किस में होता है, जहां क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से पिगमेंट यानी कि वर्णक पाए जाते हैं, तो हम बोलेंगे पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं।
जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करते हैं, संचित रखने का कार्य करते हैं, जो हमने अभी बता दिया था। आगे देखें, आगे ये इमेज है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, यानी किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। आप देख रहे हो इसमें भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन होते हैं, और यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। और ये जो रेड रेड देख रहे हो वो क्या है, क्योंकि हमको पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या बनता है, शुगर मॉलिक्यूल्स बना रहते हैं, उस टाइम हम स्टार्च बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, वो शुगर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनते हैं। आगे देखें, ये वो इमेज को अच्छे से क्लियर करके दिखाया है। कौन सी इमेज है, ये है क्लोरोप्लास्ट की। यहाँ पे डायग्राम है, आप देख रहे हो कहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है, ये देखो यहाँ पे दिखाया बाह्य झिल्ली। जो ये अंदर वाला है वो क्या है, हमारा इनर मेम्ब्रेन है। क्या है ये, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन देख रहे हो। अब यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या है, ये ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड बोलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे पत्तियां अपना खाना बनाती हैं। ठीक, इसके अंदर कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, तो हम क्या बताएंगे, क्लोरोफिल। और उनका काम क्या है, उनका काम है जो हमारे सूरज का प्रकाश है उनको संचित करना। क्या करना, संचित करना। और अब बारी आती है हमारी हमारी गोल्जी उपकरण की, यानी कि गोल्जी अपैरेटस, यानी कि गोल्गी बॉडीज। ठीक, तो अब जानेंगे कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की हमारे कैमिलियो गोल्गी, और इन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ गया। आगे ये कैसी दिखती है हम यह जानते हैं। तो ये बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है। ये कैसी होती है, कुछ चपटी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे होती हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि ये काम क्या करती हैं। तो सबसे पहला काम इनका होता है, जो मेन काम होता है जिसके लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है, वो होता है पैकेजिंग का काम। किसका काम होता है, ये कुछ जो भी इनके अंदर प्रोटीन बन रहे हैं तो प्रोटीन को क्या करेंगी, पैक्ड करेंगी, क्योंकि वो ऐसे कहीं नहीं भेज सकती। हमें भी पता है कि चीजें अगर पैक कर ली जाती तो हम आसानी से क्या करते हैं, भेज सकते हैं। तो ये जो हमारी गोल्गी है वो क्या करती है, वो सामानों को पैक कर लेती है। पैक करने के बाद वो सेल के अंदर अगर जरूरत है तो सेल के अंदर भेजती हैं, या फिर सेल के बाहर भी भेजती हैं। तो ये काम कौन कर रही है, हमारी गोल्जी काय कर रही है। क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये पैकेजिंग का काम कर रही है। तो क्या लिखा कि जो हमारी गोल्जी काय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेशित करके अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना। अंतर कोशिकीय लक्ष्य क्या हो गया, यानी कि कोशिका के अंदर अगर किसी को जरूरत है तो वहां पे देना, या फिर कोशिका के बाहर इसका श्रवण कर देना, यानी कि बाहर इसको डिलीवर कर देना, यानी कि सिक्रीट कर देना। दूसरा काम क्या है कि जो हमारे गोल्जी काय है वो क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते हैं। तो कहा जाता है कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का अगर कोई प्रमुख स्थल है तो वो स्थल क्या है, हमारा गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी अपैरेटस है। तो ये दो चीजें याद रहेंगी। पहली क्या, कि जो हमारा गोल्जी काय है वो क्या करता है, पैकेजिंग करता है, वो सामानों को पैक करता है। अगर उसको कोशिका के अंदर किसी कहीं पे पहुंचाना है तो वो वहां पे पहुंचाएगा, या फिर कोशिका के बाहर। अब इस इमेज से आप देख रहे हो कि यहाँ क्या बना, प्रोटीन बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है। प्रोटीन बनने के बाद और यहाँ पे पैक हो रहा है, और पैक होने के बाद यहाँ पे इकट्ठा होकर के जहां इसकी जरूरत है वहां पे चला जा रहा है। तो कब जब ये पूछा जाएगा कि पैकेजिंग का काम कौन करता है, तो हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब होगा गोल्जी काय। क्या होगा, गोल्जी काय होगा, यानी कि गोल्गी अपैरेटस। अब बारी आती है हमारी लिगेंड काय यानी कि लाइसोसोम्स की, और यहीं पे हमने नाम को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया।
लाइजो मतलब होता है डाइजेस्टिव और सोमा मतलब होता है बॉडी। तो ये एक ऐसी बॉडी है जो क्या काम करती है, पाचन का काम कर देती है। बेसिकली क्या करती है, पाचन का काम करती है। अब कैसे कर रही है आपको इसमें देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी खोज किसने की, तो हमारा जवाब क्या होगा, क्रिस्टियन डी ड्यूव नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसकी खोज की थी, लायन काय की खोज की थी। लायन काय को बनाया किसने, तो हम कहेंगे इसका भी फॉर्मेशन गोल्गी काय ने किया था। यानी कि जो हमारी गोल्गीज बॉडीज हैं वो क्या बनाई, वो लायन काय यानी कि लाइजोसोम्स को बनाया। अब ये क्या होती है, दीज आर मेम्ब्रेन्स बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये चारों तरफ कैसे स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर है। और इसमें 40 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 40 प्रकार के, और जिन्हें हम हाइड्रोलाइजेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोलाइजेस भी बोलते हैं। यानी कि लाइजोसोम्स के अंदर जो भी एंजाइम्स पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोलाइजेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हाइड्रोलाइजेस कहलाएंगे। और लगभग इनके अंदर 40 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। अब जानेंगे कि इनका मुख्य कार्य क्या है। इनका मुख्य कार्य होता है पाचन का, यानी कि पाचन कर देना। पाचन मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी है उसको बिल्कुल छोटे फॉर्म में बदल देना, ठीक। इसीलिए इसे आत्मघाती बैग भी कहा जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत स्ट्रेट लाइन में समझो कि अगर किसी कोशिका के अंदर कोई जर्म्स है, कोई बैक्टीरिया है, तो उनको मारने का काम कौन करेगी, हमारी लाइजोसोम्स यानी कि लायन काय। इसीलिए आत्मघाती बैग यानी कि सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है हमारा लायन काय यानी कि लाइजोसोम्स। और ये रही हमारी इमेज। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे था हमारा लाइजोसोम्स। कैसे वो पाचन या फिर किसी चीज को मारता है, निष्क्रिय, और बाहर की तरफ यहाँ पे भेज देता है। आगे देखें। अब बारी आती है दूसरे कोशिका अंग की, वो है अंतर्द्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए जानते हैं हम इसके बारे में। तो कोश अंतर्द्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वो झिल्लियों का एक जालिका तंत्र है। क्या है, वो झिल्लियों का जालिका तंत्र है। इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कहा गया कि कोशिका द्रव्य के अंदर मेम्ब्रेन का बना हुआ पूरा नेटवर्क फैला हुआ है और उसको हम बोलते हैं अंतर्द्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस अंतर्द्रवी जालिका के सतह पर राइबोसोम्स मिलते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, खुरदुरी जालिका। यानी कि ऐसी अंतर्द्रवी जालिका जिनके सरफेस पे अगर आपको राइबोसोम्स मिलेंगे उनको क्या कहा जाएगा, खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका। The endoplasmic reticulum bearing ribosomes in their surface is called as rough endoplasmic reticulum. अगर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं तो वो कैसे होंगे, रफ यानी कि खुरदुरी। और अगर सतह पे राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे तो वो कैसे होंगे, चिकनी होंगे। कैसे होंगे, चिकनी होंगे। अगर हम क्या नहीं पाए जाएंगे, राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे। तो हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रवी जालिका है वो दो प्रकार की हो गई। पहले क्या हो गई, खुरदुरी, और दूसरी क्या हो गई, चिकनी। खुरदुरी तब होंगी जब उनके सतह पे क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम्स। और अगर राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे उनकी सतह पे तो वो कैसी हो जाएंगी, चिकनी। आगे देखते हैं। तो जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सांख्यिकीय भाग्य लेती हैं उनमें RER पाए जाते हैं। यानी कि ऐसी कोशिकाएं जहां पे फ्रिक्वेंटली हम क्या देख रहे होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में वो इन्वॉल्व हो रही होती हैं। क्या होती है, जहां जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वहां पे वो इन्वॉल्व हो रही है। तो इसका मतलब है कि वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक यानी कि खुरदरी अंतर्द्रवी जालिकाएं पाई जाएंगी। The RER is frequently observed in the cells actively involved in the protein synthesis. ऐसी कोशिकाएं जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है लगातार, तो वहां पे हमको कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाएंगी, RER, याद रहेगा,
ठीक, अब बारी किसकी आएगी, हमको SER की जानने की। तो SER क्या होता है, इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है, कौन, हमारा SER, यानी कि चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। यहाँ पे हमको क्या दिख रहे हैं, एक स्मूथ दिख रही है और एक रफ दिख रही है। इसको और क्लियर जानने के लिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये थी कोशिका और ये था हमारे कोशिका की दीवार, क्या थी, यहाँ पे कोशिका की दीवार थी, ठीक, ये था कोशिका का आवरण। अब हमने देखा कि हमारा जो अंतर्द्रवी जालिका है वो ऐसे अपने पूरे जालिका, अपने पूरा तंत्र यहाँ तक फैलाए हुए है। अब देखो कि जहाँ पे ये स्ट्रक्चर गोल गोल दिख रहे हैं, ये गोल दिख रहा है, ये गोल, ये गोल, ये गोल, ये सब क्या है, राइबोसोम्स हैं। और सब देखो कैसे इस जो हमारा केंद्र का आवरण है उससे कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक, ये राइबोसोम, यानी कि जिस अंतर्द्रवी जालिका में जिस हिस्से में राइबोसोम्स पाए गए उनको हमने क्या कह दिया, खुरदरी कह दिया। और यहाँ पे देखो राइबोसोम्स हमको नहीं दिखाई दे रहे, तो इसलिए ये कैसी हो गई, चिकनी हो गई, कैसी हो गई, चिकनी हो गई। जहां पे कोशिकाओं में प्रोटीन सिंथेसिस होगा वहां पे क्या पाई जाएंगी, हमारी खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। और कहा, और SER कहाँ पे होंगी, जहां पे लिपिड सिंथेसिस होगा, ठीक। तो ये थी हमारी, क्या थी, हमारी अंतर्द्रव्य जालिका थी। अब हमारी आती है हमारी एक और अंग की जिसका नाम है राइबोसोम्स। क्या नाम है, राइबोसोम्स, जिसके बारे में थोड़ा सा भी हमने पहले अभी देखा था। तो आइए अब जानते हैं राइबोसोम्स के बारे में। ये एक ऐसा अंगक है जो हर प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाएगा, ठीक। अब इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री कहेंगे। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम्स को कहा जाता है। ये हमको क्या करना है, याद रखना है। आगे देखो कि ये थे हमारे राइबोसोम्स और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो कैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक। अब हम दो प्रकार के राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा 70S और दूसरा होता है हमारा 80S। क्या होता है, 70S। अगर हमारी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो वहां पे जो राइबोसोम्स पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, 70S होंगे। कैसे होंगे, 70S होंगे। अगर हमारी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका है तो कैसे राइबोसोम्स होंगे, 80S होंगे। जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो उप इकाइयों से मिलके बने होते हैं। अगर 70S है तो उसके अंदर दो उप इकाई होगी। पहली उप इकाई जो होगी वो 50S होगी और जो दूसरी उप इकाई होगी वो क्या होगी, 30S होगी। यानी कि समटाइम्स पूछा जाता है कि जो हमारा 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स है वो कितने उप इकाई से बना है, तो हमारा जवाब होगा दो उप इकाई से बना है। पहला है 50S और 30S। आगे देखें, ये थी हमारी राइबोसोम की इमेज और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दो उप इकाई देख रहे हैं, एक स्मॉल सब यूनिट और एक ये बड़ा सब यूनिट। और यहीं पे क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस। आगे देखते हैं। अब बारी आती है हमारे एक और कोशिका अंगक की जिसको हम रसस्थानी यानी कि वैक्यूल्स बोलते हैं। कोशिका द्रव में या झिल्लियों द्वारा घिरी जगह होती है जिसको हम रसधानी यानी कि वैक्यूल बोलते हैं। ये क्या होता है, एक स्पेस है कोशिका में, एक सिर्फ क्या है, एक जगह है जो एक झिल्ली से क्या होती है, घिरी होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें पानी, यहाँ पे देखें, इसमें पानी, रस, कुछ उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है वो भी इसमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूज फॉर द सेल्स, ठीक। आगे देखें, पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान क्या करता है, घेर लेता है। अगर हम
पादप कोशिका की बात करते हैं, जो हमारा वैक्यूल होता है, वो पूरी कोशिका का 90% हिस्सा किसका होता है? हमारे वैक्यूल यानी कि राजधानी का होता है। और ये रही उसकी इमेज। यहाँ पे आप देखो कि ये कोई कोशिका है और उसके बीच में क्या है? वैक्यूल है, और सारे प्रोडक्ट्स उसके अंदर क्या आ रहे हैं? यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ पे देखो ऐसे, और यहाँ पे देखो ऐसे क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है। तो बेसिकली ये कंटेनर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कंटेनर का काम कर रहा है। तो यहाँ तक ये जो हमारा वैक्यूल था वो क्या था? हमारे कोशिका अंग का सबसे लास्ट वाला पैटर्न था, सबसे लास्ट हिस्सा था, जो हमने यहाँ पे आके खत्म कर लिया। तो इस हमने जब शुरुआत की थी किससे? कोशिका के इतिहास से। और हम खत्म कहाँ पे कर रहे हैं? हम राजधानी यानी कि वैक्यूल पे खत्म कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने अपना पूरा का पूरा चैप्टर क्या कर दिया है? फिनिश कर दिया है। इसके अंदर आपको पता चल गया है, सारे इंपॉर्टेंट चीजें पता चल गई हैं। इसको हमको फिर से आपको क्या करना है? एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। आपको पीडीएफ के अंदर भी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, पर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू।